हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इन इकोनॉमिक सर्वे 72 पेजेस का पूरा सेक्शन है, तो उससे मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर लिया है। कुछ टॉपिक मैं इस सेक्शन में बताऊंगा, इस पार्ट में, और कुछ नेक्स्ट में बताऊंगा। तो ये इसमें स्लाइड लगाई है मैंने। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन्स के लिए, सैनिटेशन के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, रूरल क्वालिटी के लिए, एक्सेट्रा। पीएम श्री स्कूल्स बनाए गए हैं। पीएम श्री स्कूल क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ये बनाए गए हैं। 2023 से 2027 के बीच में 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे। जनरली ये जो स्कूल्स होंगे वो ग्रीन स्कूल्स होंगे। एक तरह से ये एग्जाम्पल सेट करेंगे या रेफरेंस पॉइंट होंगे आसपास के स्कूल्स के लिए कि उनको जो एनईपी 2020 है वो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो एक तरह से एनईपी 2020 का यूनिवर्सलाइजेशन इंडिया में इनके थ्रू होगा। ये नोडल पॉइंट की तरह काम करेंगे। ये आईआईटी एम्स तो ये बढ़ेंगे ही। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो इसमें बताया गया है कि नियर प्री पेंडेमिक लेवल पर जा रहा है। दूसरा, ईपीएफओ में जो इनरोलमेंट है वो फिर से वापस आ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स ट्रेंड इन सोशल सर्विसेज। तो ये जो इसमें ये टेबल दी गई है, इस टेबल में क्या दिया गया है? 2015-16 से 2021 रिवाइज्ड एस्टीमेट और 2022-23 बजट एस्टीमेट, ये सारे डेटा दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए एजुकेशन में क्या है, 2.9% एज इन जीडीपी। ये था 2022-21 में, और वो लगभग कांस्टेंट रहा है। अब चूंकि परसेंटेज कांस्टेंट रहा है लेकिन जीडीपी इंक्रीज हुई है, तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है? हेल्थ में देखिए बढ़ा है काफी ज्यादा, 1.4 से 2.1 हो गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो सीधे सीधे 50% का इंक्रीज हो गया है, 1.4 से 2.1। और बल्कि और ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि 1.4% ऑफ दिस अमाउंट, आई मीन बजट का, जीडीपी का अमाउंट इन 2000, उसके बाद ये 2.1% ऑफ दिस अमाउंट। तो 50% तो केवल अगर इतना ही अमाउंट रहता तो हो जाता, इसमें तो जीडीपी भी बढ़ी है तो और ज्यादा हो गया होगा। तो हेल्थ में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और हेल्थ में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बेसिस उसका क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2071 क्या बोलती है कि आपको क्या चाहिए? अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, ये चाहिए। प्लस यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसके बेसिस पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो टारगेट है, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंस कैपिटल भी इसमें लगा रहे हैं। आयुष के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं। आपके जो आयुष डॉक्टर है, अब तो ये बोला गया है कि आयुष डॉक्टर्स की जो डिग्री है उनको एमबीबीएस के इक्विवेलेंट माना जाएगा। एएनएम की काफी भर्ती हो रही है। एएनएम मींस जो आपकी जो नर्सेज होती हैं उनकी काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो एक तरीके से जो हेल्थ में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और कैपिटल का इन्फ्यूजन हो रहा है। और उनका टारगेट क्या है कि 2.5% करना है जीडीपी का। कब तक? 2025 तक। अभी कितना है? 2.1। ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है वही आपका 15th फाइनेंस कमीशन का भी टारगेट था। नेक्स्ट आइए। बाकी आपका एजुकेशन पे लगभग सेम है, और अदर्स में भी हल्का सा बढ़ा है। और ज्यादातर ये जो ड्रिफ्ट आई है वो कोरोना के बाद आई है। नेक्स्ट आइए ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एमपीआई। अब देखिए इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट तो आप जानते ही है, यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट निकालता है। तो अपनी इस बार कितनी रैंक है इंडिया की? 132 है। तो इस एसडीआई जो है इंडिया का जो है हल्का सा कम हुआ है, लेकिन जो साउथ एशियन कंट्री है उनके रिस्पेक्ट में इंडिया काफी आगे है। बट वी हैव टू कंपेयर आवर सेल्फ। अगर हम लोग G20 होस्ट कर रहे हैं तो G20 देशों के बराबर हम लोग से ही हम लोगों को अपना रेफरेंस लेना चाहिए। दूसरा, इसमें एमपीआई के बारे में बताया गया है। अब एमपीआई क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी का ही है। और इसमें थोड़ा सा डीप में ले जाके बात करते हैं। एक्चुअली जो एसडीआई है, एसडीआई तीन इंडिकेटर पे काम करता है आपके।
हेल्थ पर काम करता है, एजुकेशन पे काम करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे काम करता है। हेल्थ में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, एजुकेशन में आपके मीन ईयर ऑफ स्कोरिंग देखते हैं या फिर एनरोलमेंट देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका ये देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है या फिर एवरेज जो इनकम है उससे आप ऊपर है या नहीं है, बिलो इनकम है या नहीं है। एमपीआई में क्या है, इन्हीं इंडिकेटर्स को इन्होंने और 10 सेक्टर्स में या 10 इंडिकेटर्स में डिवाइड कर दिया है, और हर एक हेल्थ को भी 1/3, इसको भी 1/3 और इसको भी 1/3 दिया है। तो इसमें अगर दो हैं तो इसमें 1/6 और 1/6, इसमें भी दो हैं तो 1/6 और 1/6, इसमें 6 हैं तो हर एक का जो वेटेज है 1/18 हो जाएगा। ये एमपीआई के बारे में बताया गया है। अब देखिए इंडिया में क्या है, 41.5 करोड़ पीपल एग्जिटेड मींस जो 40 करोड़ के करीब लोग जो हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं पॉवर्टी से बाहर आ गए। कितने में? 2005 से 2019, 15 साल के बीच में, 14 साल के बीच में इतने लोग बाहर आ गए। 40 करोड़ लोग का कम अमाउंट नहीं होता है। एसडीजी का टारगेट क्या था? 50% रिडक्शन होनी चाहिए पॉवर्टी में 2030 तक। टारगेट 1.2। तो इसमें क्या है, इंडिया ने 41 करोड़ तो ऑलरेडी क्या थे कम कर चुका है। 50% रिडक्शन होना चाहिए, तो वो इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है। और इसको ही टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया। इनिशियली इसमें क्या था, 117 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल था उसने इसमें कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस प्रोग्राम को। तो अभी करेंटली 112 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इवन कश्मीर में भी जो बारामूला हुआ, या फिर एक और है जो आप बताइएगा मुझे, वहां पे भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी चल रहा है। दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट करने के लिए, थोड़ा सा और डीप लेवल पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने दो प्रोग्राम और बनाए गए हैं, मिशन उत्कर्ष और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा था, तो उसे डीप डाउन करके ब्लॉक लेवल पे आप लोग वही काम करेंगे। मिशन उत्कर्ष में क्या है, मिशन उत्कर्ष में यह है कि मिशन उत्कर्ष मिशन उत्कर्ष में क्या है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो देखेंगे कि उनकी जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, उस स्कीम्स में लास्ट के 10 to 15% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके ऊपर वो स्पेशल फोकस करेंगी, स्पेशल फोकस करेंगी। और फोकस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो नेशनल एवरेज है, उनके जो भी स्कीम्स के टारगेट है उनके लेवल पे लाएंगी। और जब वो उस लेवल पे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर वो और दूसरे जो रेफरेंस पॉइंट भी इनको बनाएंगे, इसमें और अच्छा करेंगी। तो ये मिशन उत्कर्ष से मिनिस्ट्री लेवल पर उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किया है कि मिनिस्ट्री लेवल से भी सारे टारगेट्स अच्छे से अचीव हो जाए। दूसरा, आप जो एमपीआई है, कॉम्प्लीमेंट्स द इंटरनेशनल $1 1.90 a day poverty line by identifying who is multidimensionally poor। अब इसमें यह है कि ये कितने रुपए दिखाता है, ये दिखाता है 1.90 a day डॉलर। नेक्स्ट है, अब है लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है लेबर रिफॉर्म्स में, इसमें क्या क्या कहा गया है कि इन वो तो हम लोगों को पता ही है कि खूब सारे जो एक्ट थे, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है कोड ऑन वेजेस का। तो कोड ऑन वेजेस में ये जो चार एक्ट है इनको सब यूज करके एक कोड बना दिया गया, तो वन कंट्री वन कोड। और ये लेबर रिफॉर्म्स की नीड क्यों पड़ी? नंबर एक, क्योंकि लेबर था वो किसमें था, कॉन्करेंट लिस्ट में था। तो स्टेट भी इसमें बहुत सारे लॉ बना देता थे और सेंटर भी बना देते थे। और जो लॉ बनते थे वो नीड बेस्ड होते थे, जब कोई जरूरत हो गई या फिर कोई हड़ताल हो गई तो वो एक लॉ बना दिया। तो ये सारे जो लॉ थे वो क्या थे, एडहॉक थे, म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट थे अक्रॉस द विड्थ एंड लेंथ ऑफ आवर कंट्री। उनमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, डेफिनेशंस अलग अलग थी। तो उसके कारण क्या होता था, काफी ज्यादा लिटिगेशन भी होता था। तो क्या हुआ, सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने क्या कहा, भाई इन सारे जो लॉ हैं इतने सारे, उन सबको क्या कहते हैं, आप एक कंसोलिडेट करके आप 3 या 4 लॉ में डिवाइड करेंगे। तो 3 या 4 लॉ इन्होंने कोड सॉरी उन्होंने कौन कौन से बना दिए, द कोड ऑन वेजेस, द इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड बनाया, आपकी सोशल सिक्योरिटी पे कोड बनाया, और उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर बनाया।
ये सारे इन्होंने कोड बनाए, लेबर रिफॉर्म्स हुआ। इस लेबर रिफॉर्म्स के कारण काफी बेनिफिट हुआ। दूसरा लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड और क्या चीज की गई है, ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। ई श्रम पोर्टल में क्या है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है उनको लाया गया है किसमें, गवर्नमेंट रेगुलेशंस में या गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में। कंस्ट्रक्शन वर्कर हुए, माइग्रेंट हुए, स्ट्रीट वेंडर हुए, इवन आपके एग्रीकल्चर वर्कर्स हुए, इन सारे लोगों को इसमें अनऑर्गेनाइज ई श्रम पोर्टल में डाला गया है। और इन सारे ई श्रम पोर्टल को क्या हुआ है, असीम पोर्टल से भी लिंक किया गया है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, इसमें एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स देखने के लिए हम लोग सप्लाई साइड से क्या करते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है उसको उसका यूज करते हैं। और जो डिमांड साइड से मतलब कितने लोग एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, तो उसके लिए दो मतलब लेबर ब्यूरो जो निकालता है ये क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे वो करते हैं, और एक इंडस्ट्री लेवल पे भी सर्वे निकलता है ईयरली, उससे हम लोग डेटा लेते हैं। अब देखिए इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स के में लिखा है यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस का मतलब क्या होता है, आपका एक साल ईयरली जो कैप्चर होता है एम्प्लॉयमेंट, वो आपका यूजुअल स्टेटस में आता है। यूजुअल स्टेटस में क्या है, देखिए 2018-19 और 2020-21 में कंपैरिजन किया गया है कि आपकी जो मेल है उसमें क्या है 55.5 से 58.4 हुआ है। अगर कंबाइंड देखें तो आपका हो गया 57.5। ये आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ये आपका अर्बन हो गया, ये आपका वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो हो गया आपका, ये कितनी पॉपुलेशन है जो वर्क कर रही है। ये सारों में क्या है, या फिर तो बढ़े हैं या फिर ये वो हुए हैं। दूसरा आपका इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है, ये है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये भी देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है रूरल अर्बन, और आपका रूरल प्लस अर्बन 25.1 हो गया है किसमें, आपका 2020-21 में। अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका फीमेल का लेबर फोर्स है, पार्टिसिपेशन रेट है, ये क्यों बढ़ा है। ये इसके बढ़ने के दो रीजन है। नंबर एक, जो आपकी रूरल एनिमिटीज है, रूरल एनिमिटीज इनकी आपकी जो आपकी रूरल में जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कुकिंग गैस, गैस के सिलेंडर जो आ रहे हैं, या फिर आपका टैप वाटर आ रहा है, या फिर आपके घर में आपकी जो वॉशरूम जो बना रही है गवर्नमेंट, ये सारी चीजें होने से जो महिलाएं हैं उनका टाइम काफी बच रहा है। मीन्स अगर आपको लकड़ी बीनने, लकड़ी उठाने, फिर लकड़ी लाने, फिर चूल्हा जलाने, प्लस आपको पानी भरने जाने, फिर पानी लेके आने, पानी स्टोर करने, सुबह उठ के आपको अपना बेसिक जो डेयरी होते हैं काम, वो करने जब जाएंगे, उसमें टाइम जो वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अगर आपको 5 से 6 घंटे भी आपके ये बच गए, तो आपने क्या किया, आपने मनरेगा में काम कर लिया। तो इससे क्या है कि लेबर फोर्स जो फीमेल का है वो बढ़ा है। और ये देखिए डेटा में भी आ रहा है कि अगर आप 9.5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाए अगर हम किसके थ्रू जाएं, यूजुअल स्टेटस से जाएं, और 8.5% बढ़ाए अगर हम किसके थ्रू जाएं, सीडब्ल्यूएस। सीडब्ल्यूएस जो है ना वीकली कैप्चर करता है डेटा को कि आपने इस पिछले 7 दिनों में कितने घंटे काम किया है। अगर 1 घंटे भी काम किया है तो आप हाँ एम्प्लॉयड है। दूसरा, करंट ये जो वर्किंग स्टेटस है इसके अकॉर्डिंग लेबर मार्केट ने क्या किया, रिकवर स्विफ्टली, रिकवर्ड हो गया है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए रिकवर हो गया है। दूसरा इसमें एक चीज और है, ट्रेंड इन ब्रॉड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर्सन्स रूरल प्लस अर्बन, ये कॉमन के लिए बताया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। रेगुलर वेजेस एंड सैलरी वाले लोग हैं उनका हल्का सा कम हुआ है, और कैजुअल लेबर है वो लगभग लगभग सेम रहा है। हल्का सा डिप ही है इसमें, लेकिन कम डिप है। नेक्स्ट है ये। अब इसमें आया सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या किया, कोरोना टाइम में काफी हेल्प की है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी काम किया है। अब इसमें कुछ मैंने कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ के नाम दिए गए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के, जो आपके आंसर राइटिंग में काफी यूज हो सकते हैं और ऐसे में भी। जैसे इसमें आया है कुदुमश्री। ये कुदुमश्री कहाँ का है, केरल का। नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन आजीविका, ये क्या है आपका, NRLM के अंदर ये चल रहा है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर ये चल रहा है। जीविका ये किसके थ्रू बना है, बिहार में बना है। ये सारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
इसमें एक केस स्टडी मैंने एक रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, लूम करके है, लूम्स फॉर लद्दाख। ये जो लूम्स ऑफ लद्दाख है, ये एक विलेज है चुमोर। यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके जो हैंड वोवन होते हैं क्लोथ्स, हैंड वोवन क्लोथ्स होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पश्मीना शॉल, पश्मीना, वो उनका उनका जो है मार्केटिंग करके अच्छा सा बिजनेस डेवलप करके उनको दिया गया है। और इससे फायदा क्या हुआ है कि ये वुमेन कोऑपरेटिव करके इन्होंने एक प्रोजेक्ट लक्सर चलाया है। इसमें वहाँ के लोकल जो वुमेन्स है, वो अपना जो लोकल लेवल पे काम करते थे पश्मीना का, उसको मार्केट लेवल पे गए हैं। और अगर आप इनकी साइट देखें तो कोई भी प्रोडक्ट जो है 15,000 से कम नहीं है, और 25-30,000 तक के प्रोडक्ट ये लोग देते हैं। तो आप क्या हुआ, अगर ये नॉर्मल लेवल पे अपने गाँव में अगर केवल सॉल्व बनाते और लोकल लोगों को देते तो इतने रुपए नहीं मिलते ना। इनको जब इंटरनेशनल लेवल पे उसकी वैल्यू पता चली, तो इसको फायदा हुआ। अब इससे इसका एक तो ये फायदा ये हुआ कि आपस में इनकी खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। दूसरा क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो विलेज है, ये कितना स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। और अगर आप देखें, अगर हम इनको, इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो इनका जो अटैचमेंट है एज एन इंडियंस वाली फीलिंग इनमें डेवलप होगी। और इससे क्या होगा, हम लोगों की नेशनल सिक्योरिटी ना बनी रहेगी। इसमें देखिए, अगर आप देखें कि जो ये वाली जो लाइन है ना, ये ये 2012 में चाइना ने क्लेम की थी। उससे पहले 1960 में ये वाली लाइन क्लेम करता था चाइना। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ग्रेजिंग होती है। और ग्रेजिंग कौन करता है, ये जो इनके विलेज है, इस एरिया के जो विलेजर्स हैं, इनके सीप्स। ये देखिए, ये जो लोगो बनाया ना इसका, ये सीप्स का ही बना हुआ है। इससे ही पश्मीना जो सॉल बनती है इनकी, इसमें जो इनकी वूल्स होती है उससे। तो अगर आपको इनका सपोर्ट है, तो आपको क्या होगा, इस पूरे एरिया में आपका राइट रहेगा। ऑलरेडी ये इस समय है, इंडिया के कब्जे में है, लेकिन है। और देखिए इसकी लोकेशन, अगर आप इधर से देखें तो ये देखिए, ये सोमोरी लेक, तो सोमोरी लेक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ही आपका हेमिस नेशनल पार्क है। इसके अलावा दूसरे, तो फिर ये जो आप केस स्टडी लिख सकते हैं, ये आपके GS3 में आप लिख सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स में, बॉर्डर डिस्प्यूट्स में, पीपल मैनेजमेंट में, हाउ पीपल मैनेजमेंट कैन हेल्प यू कि बॉर्डर डिस्प्यूट आपके फेवर में जाए। तो अगर आप उनकी इकोनॉमी को हेल्प करते हो, आप उनके ट्रेडिशनल जो उनके कॉमर्स है उसमें हेल्प करते हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में या स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक फॉर्म में आपको फायदा देगा। कुछ और हैं जो इन लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन हुए हैं। जनरली एक गमुसा मास्क है। दूसरा आपका ये पत्रकार दीदीज झारखंड में है, ये इन्होंने अवेयरनेस फैलाई थी, हाइजीन डेवलप करो, ये करो। दूसरा आपका ये जो प्रेरणा कैंटीन्स बनी थी यूपी में, रनिंग कम्युनिटी कैंटीन्स बनी थी। ये आपके पशु सखीज फॉर एनिमल हेल्थ केयर सर्विसेज, ये भी झारखंड में है। ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो इंडिया में काफी ज्यादा इस समय डेवलप हो रहे हैं। और ये जनरली ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस पे चलते हैं, माइक्रो फाइनेंस पे चलते हैं। लोग अपने रुपए इकट्ठे करते हैं, दूसरे को देते हैं, और फिर जिसको जरूरत होती है वो अपने उससे रुपए ले लेता है। सबसे पहले ये कब हुए थे, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन 1972 में बनी थी। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हो गया। नेक्स्ट है डिमांड फॉर वर्क अंडर एमजी नरेगा। अब देखिए, डिमांड फॉर वर्क जो एमजी नरेगा है, इसमें स्लाइटली चेंज आया है। क्या चेंज आया है, पहले क्या था, पब्लिक वर्क्स इसमें ज्यादा होते थे। पब्लिक वर्क्स का मतलब क्या हुआ कि अब आज मान ला बारात घर बन रहा है, या फिर आपकी जो खेत है, खेत के बीच में जो ये चक रोड होती है, उसका मेंटेनेंस करना है। आपका कोई पब्लिक पॉन्ड है, वो बनाना है। तो ये एमजी नरेगा में ये सारी चीजें होती थी। तो इसमें क्या होता था, लोगों का अपना कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं होता था, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता था,
वो इन सेंस ऑफ एनी ऑडिटिंग और एनी सुपरवाइजरी या सुपरवाइजर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी। अब क्या है कि ये शिफ्ट हुआ है। अब क्या हुआ है, वर्क्स डन ऑन इंडिविजुअल स्टैंड, लोगों के खुद की जगह पे काम कराया जा रहा है। ओके, किस चीज का काम कराया जा रहा है? ऐसी चीजें बनवाई जा रही हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड दें, सोसाइटी को डिविडेंड दें। सोसाइटी को क्या डिविडेंड डिविडेंड देंगी? नंबर एक, आपकी जो जिसके जिसके यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको फायदा हो, प्लस क्या हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकम बढ़े, और आपका जो एक्सपेंडिचर होता है फॉर्म पे वो कम हो। अब देखो इसमें जैसे ही एग्जांपल दिए हैं, कौन कौन से सेट्स बना रहे हैं, एनिमल सेट्स जो होते हैं, एनिमल सेट्स बनते हैं, फॉर्म पॉन्ड्स बन रहे हैं, डग वेल बना रहे हैं, वर्मिंग कंपोस्ट बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके ओनर्स के फॉर्म पे होती हैं। इससे क्या होता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आता है। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सेंस कौन सी नेगेटिव चीजें कम होती हैं, जैसे माइग्रेशन कम होता है। दूसरा, आपकी जो बोरोइंग है, क्योंकि अर्निंग हो रही है, आप वर्मी कंपोस्ट लगाओगे आपको खाद मिलेगी, आपको मेन्योर मिलेगा। जब आपको खाद मिलेगी तो खाद पे जो खर्चा है वो आपका कम होगा, इनपुट कॉस्ट आपकी कम होगी, तो आप कम बोरो करोगे। तो ये आपका बहुत फायदा हो रहा है। और इस ये फायदा रिफ्लेक्ट किसमें हो रहा है? डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये 16% पहले होता था, अब कितना हो गया है? 73%। कितने सालों में? 2015 से 2022, यानी कि 7 से 8 सालों में ये इतना चेंज आ गया, 16 से 73%। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स डिमांडिंग वर्क अंडर एमजी नरेगा। अब आप देखिए 2020-21 में ये देखिए हाइक कितनी ऊपर गई थी। कोरोना का जो सेकंड वो आई थी वेव, उसका फिर नॉर्मल हो गई थी। अब ये देखिए आप इसमें 21-22 में थोड़ी सी और कम हुई, ये वाली जो है। और उसके बाद आपकी 22-23 में देखिए, ये आपकी जो नॉर्मल रेट है 2019 प्री पेंडेमिक, उसके ही पैरेलल चलने लगी इसमें। ये वाली जो डॉटेड है ब्लू वाली, ये आपकी किसमें? प्री पेंडेमिक लेवल की है। मैंने इसमें इरेज कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मलेसी आ रही है। नॉर्मलेसी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी रूरल एक्टिविटीज हैं या इकोनॉमी है, वो बैक टू नॉर्मल, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। मतलब जो रिवर्स माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ? कि जो लोग आ गए थे गांव में वो वापस अपने अपने शहर या फिर जहां से आए थे वहां वापस भी जाने लगे हैं। नेक्स्ट है, हियर आर द आउटकम्स। अब इसमें देखिए इतना सारा जो जितना भी गवर्नमेंट ने सोशल एक्सपेंडिचर किया है पिछले 3 या 4 सालों में, जो कि दिखाई दे रहा है डेटा से कि 2.1% तक पहुंच गया है। 1.4% था, फिर मोर देन 50% जो इंक्रीज हुआ है। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा देखिए, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 के करीब आ गई है। आपकी जो इंस्टीट्यूशनल वर्थ है उसका परसेंटेज भी बढ़ गया है। सुकन्या समृद्धि जो आपको 6,000 रुपीज जो मिलते हैं, सुकन्या समृद्धि में तो उसके बाद मिलते हैं, 6,000 रुपीज जो मिलते हैं आपके मदर्स को इंस्टीट्यूशनल बर्थ में, आपका टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। नियोनेटाल मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी आपका कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी तो 35.2 हुआ है। इसे कम लाना है, 30 के अराउंड करना है, लेकिन फिर भी कम हुआ है। देखिए ज्यादातर इसमें क्या है, जो वैल्यू है वो बेटर लाइफ की ओर डिसाइड कर रही है। कुछ चीजें हैं जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, उसमें लेक हो रहा है। जैसे हम लोग किसमें लैक कर रहे हैं? जो आपकी ओबेसिटी है, ओवरवेट लोग, 5 साल से बच्चे जो ओवरवेट है उनका परसेंटेज बढ़ा है। जो वुमेन्स हैं, वुमेन जो हैं जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा हो चुका है, उनका परसेंटेज भी बढ़ा है। मतलब 20 से 24% हो गया है, मतलब 20% के करीब बढ़ गया है। उसके बाद इंक्रीज हो गया है। जो ऐसी जो मेन मेन में क्या है, 18 से 22 हो गया है, इसमें 20% के करीब बढ़ गया है। तो ये जो चीजें हैं ओबेसिटी वाली या ओवरवेट वाली, वो किससे रिलेटेड है? लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या है, ये जो डेटा है हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पे? GS3 में
या फिर मिशन लाइफ को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि व्हाई इट इज हाई टाइम दैट वी अडॉप्ट द मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये भी देखिए डेटा है जो आपको याद करना चाहिए कि एमएमआर कितना हो गया है, 97 रह गया है। आपका जो आई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये भी कम हो गया है। उसके बाद ये जो चीजें हैं ये भी याद करें, ये किससे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस के थ्रू होता है। तो ये जो डेटा है ये हम लोगों की जो भी स्टडी हम लोगों ने इससे पहले स्लाइड्स में की, जो भी एम्प्लॉयमेंट डेटा देखा या फिर जो भी हम लोगों ने सोशल सेक्टर की स्कीम्स देखी, उन सारों को इस डेटा के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं और इन डेटा को आप यूज करिए अपने आंसर्स में। पार्ट 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट, आप इसमें जो एजुकेशन और हेल्थ और कुछ जो स्कीम्स हैं वो बची हुई हैं इकोनॉमिक सर्वे के इस चैप्टर में, काफी बड़ा चैप्टर था, उसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।